हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बीएड का एक असाइनमेंट है जो कि है एक्शन रिसर्च की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्शन रिसर्च फॉर मैथमेटिक्स की जो फाइल हमारी बनती है एक, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने दोनों सब्जेक्ट साइंस के लिए हैं। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी वो फिजिकल साइंस के ऊपर की थी कि आखिर भौतिकी विज्ञान में अगर आपको जो है क्रियात्मक अनुसंधान की कोई फाइल आपको बनानी है तो आप किस तरीके से उसे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो मैथमेटिक्स के लिए है कि अगर किसी गणित में अगर आपको क्रियात्मक अनुसंधान की कोई फाइल प्रिपेयर करनी है तो वो फाइल आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली लगभग जो है दोनों का कंटेंट सेम है, सिर्फ आपको जहाँ पर से आपकी समस्याएं स्टार्ट होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स जहाँ पर से आपकी स्टार्ट होती हैं वहाँ पर से आपको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, ठीक है, उनका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आप उन पर जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ मतलब प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग के पॉइंट्स हमारे सेम होते हैं, चाहे आप किसी आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हों, या फिर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, तो लगभग ये क्रियात्मक अनुसंधान वाले टॉपिक जो है सेम ही रहते हैं, यहाँ से लेके कुछ टॉपिक्स। ठीक है, 7 तक। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है 7 तक के टॉपिक हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा हम और यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स भी हमारा लगभग सेम ही रहेगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च आपको इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद आपको थोड़ा उसकी डेफिनेशन देनी होती है क्या कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि जो हमारा एक्शन रिसर्च है वह प्रक्रिया है, या वह एक प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन कार्यकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे की जो ये लाइन है ये लगभग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि जो एक्शन रिसर्च है वो वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास यहाँ पर है। इसके बाद इसके जो अर्थ को हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब शिक्षा का लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास तथा परिवर्तन लाना है। शिक्षण कार्य द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसी प्रकार के सभी अनुसंधान समय केंद्रित होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ विद्यालय से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सुधार करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ हमने बताया है। परिभाषाएं भी हमने बिल्कुल सेम लिखी है। जिस किसी ने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, मैं जो है इसका लिंक जो है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर मैं जो है यहाँ पर आइकन इसे सेट कर दूंगी। ठीक है, जो भी हमारा एक्शन रिसर्च फॉर फिजिकल साइंस के लिए है, तो ये लगभग रिलेटेड सारे के सारे सोपान वगैरह ये सब उसी में भी बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान को बता रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे डिफाइन किया है। हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो 9th पेज से 8th पेज से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान योजना प्रारूप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रारूप बताना है कि किस चीज़ के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए है ये, तो इसका योजना का प्रारूप हम किस तरीके से मेंशन करेंगे। ठीक है, योजना क्या है, विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य ना करना। ठीक है, इससे पहले जो हमारा फिजिकल साइंस का जो एक्शन रिसर्च की फाइल बनाई थी उसमें जो हमारा योजना था कि मतलब बच्चे जो है आंसर सॉल्व करके नहीं ला रहे थे, नहीं लर्न कर रहे थे। ठीक है, जो आंसर्स थे उनको लर्न नहीं कर रहे थे। अब जो हमारा मैथमेटिक्स का है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई ऐसा लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया है आंसर्स को कि विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य ना करना। ठीक है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम जो है क्लास में जो है प्रॉब्लम आपको फेस होती है। ठीक है, विद्यालय का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, विद्यालय का नाम आप मेंशन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, अदरवाइज हमने यहाँ पे XYZ लिखा है, आप भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। छात्रों की संख्या आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कौन सी क्लास में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि विद्यार्थी जो है वो होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं गणित का, तो ये हमने लिया है 6th और 7th का। ठीक है, इससे पहले के जो फिजिकल साइंस में था उसमें हमने 6th और 8th लिया है।
आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपकी क्लास में प्रॉब्लम आपको हो रही है। अनुसंधानकर्ता कौन है, यानी कि कौन इस बारे में जो अनुसंधान, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे। योजना का प्रारूप आपको यहाँ पे बताना है कि क्या योजना रखी जाएगी, किस तरीके से आप देखोगे, लिखोगे यहाँ पे कि गणित की शिक्षिका को 3 से 4 माह में एक समस्या की अनुभूति कक्षा 6 व 7 में हो रही है। बच्चे गणित का गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। जब भी छात्रों से इस विषय में पूछा जाता है तो वे मौन रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्कूल में सही जवाब देते हैं किंतु गृह कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका परिणाम यह है कि शिक्षक इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि छात्रों ने विषय वस्तु को कितना समझा है तथा वे समझाए हुई विषय वस्तु के प्रश्न उत्तरों को कहाँ तक हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि बेसिकली क्या चीज़, किस चीज़ की समस्या आ रही है और क्या चीज़ हो रही है उस वजह से। उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों की हम बात करेंगे। तो पहला इसमें उद्देश्य है कि छात्रों में प्रश्नोत्तर हल करने की प्रवृत्ति को विकसित करना। ठीक है, छात्रों में प्रश्न के उत्तर जो है उसको हल करने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसको विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य यहाँ पे है विद्यार्थियों को अनुभव कराना कि प्रश्न उत्तर हल करने में का कितना महत्व है। ठीक है, थर्ड इसमें है इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट जो फोर्थ उद्देश्य हमारा है वो है छात्रों में घर पर गृह कार्य करने के साथ उसे 2-3 बार दोहराने की आदत को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा उद्देश्य है वो है छात्रों की इस समस्या से उनके अभिभावकों को अवगत कराना, मतलब थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स को भी बताना कि इस तरीके की समस्या बच्चों के साथ आ रही है। ठीक है, तो ताकि अगर कोई फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को भी सॉल्व वहाँ पर करा जाए। 6 पॉइंट हमने यहाँ पे एक और पॉइंट लिया है कि अभिभावकों को घर पर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए कहना ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या को देख लेते हैं कि समस्या का क्षेत्र क्या है। समस्या का क्षेत्र जो है वह है कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। सेकंड इसका क्षेत्र है समस्या का विशिष्ट रूप क्या है कि कक्षा 6 तथा 7 के विद्यार्थियों का गणित शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूरा न करना। समस्या का प्रमाण क्या है कि स्कूल में उसी प्रकार के प्रश्नों को समझाने के बावजूद बच्चों का गृह कार्य पूरा ना करना। सेकंड इसमें है प्रश्न उत्तरों के प्रति अरुचि रखना। थर्ड इसमें है अभिभावकों द्वारा सूचना प्राप्त की गई है कि बच्चे घर पर गृह कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात की सूचना जो है दे चुके हैं कि बच्चे जो है होमवर्क नहीं बता ही नहीं रहे हैं बच्चे अपने घर में कि हमें किसी इस सब्जेक्ट में कोई होमवर्क भी दिया गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वो है बालकों को किताब से समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट है इसमें समस्या के कारणों का विश्लेषण, की किस तरीके से हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमने लिया है कि विद्यार्थी की प्रश्नों को समझाने में अरुचि होना। सेकंड इसमें है कक्ष में बताए गए प्रश्नों को समझ में ना आना। थर्ड है उचित वातावरण उपलब्ध ना होना, क्योंकि बेसिकली एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छी शिक्षा के लिए। ठीक है, तो अगर स्कूल किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं लग पा रहा है, शोरगुल में है या फिर साफ़ सफाई वहाँ नहीं है, तो इस वजह से भी जो है बच्चे जो है ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। छात्रों की आलसी रहने की आदत, ये भी एक समस्या का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है छात्रों को घर पर पढ़ने की उत्सुकता ना देना। फिर है छात्रों का घर के कार्यों में व्यस्त रहना। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रश्नों का गृह कार्य में होना। ठीक है, क्योंकि जो है उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको गृह कार्य मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है छोटे बच्चों को 10-10 क्वेश्चन घर के लिए दे दिए तो तब भी वे नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को किसी ऐसी बात से परेशान होना जो उनके मानसिक स्तर को नुकसान पहुंचाती हो। उसके बाद है छात्रों में आत्मविश्वास की कमी होना। फिर है छात्रों का किसी से डरना जिससे वे कक्षा में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि छात्रों का किसी गलत संगति में पढ़ना। उसके बाद है छात्रों का अध्यापक से अधिक डरना। ठीक है, बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट से डर रहे हों या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचर से डर रहे हों। ठीक है, और इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि छात्रों का अधिक निर्भय रहना जिस कारण उन्हें किसी का भी डर नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है कि मतलब हम डांट खाएंगे या मार खाएंगे या फिर क्या हो जाएगा, तो इस वजह से भी वह होमवर्क कई बच्चे नहीं करते हैं।
क्रियात्मक उपकल्पनाओं में क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेंगे कि आखिर क्रियात्मक उपकल्पनाएं क्या होती हैं। तो किसी समस्या का पता चलने पर उसे हटाने या कम करने के लिए की गई जो भी कल्पनाएं हम करते हैं, ठीक है, कल्पनाएं जो भी हम सोचते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, जब भी हम इस तरीके से कल्पनाएं करते हैं उस बारे में, ठीक है, हम 3-4 चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो होती है हमारी क्रियात्मक उपकल्पनाएं। इस बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था अपने जो है प्रीवियस उसमें, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट जो हम अब देखेंगे वो है परिकल्पना यानी कि उपकल्पना संख्या 1 का क्रियान्वयन, ठीक है, मतलब संख्या 1 में जो हमने लिया था, जो हमने यहाँ पर लिया था, बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा था कि छात्रों को उनके स्तर के अनुसार उत्तर कराने चाहिए ताकि वे उन्हें हल कर सकें, ठीक है, तो उसका क्रियान्वयन हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रम संख्या आपको यहाँ पे टेबल एक दिख रही होगी, इसी तरीके से आपको बनानी होती है, क्रम संख्या आपको डालनी होती है, क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, ठीक है, मतलब ऐसी क्रियाएं जो आपको प्रारंभ करनी है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, उसकी विधि या तरीका कौन सा हो सकता है और कौन से साधन आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें है यह पता लगाया जाए कि विद्यार्थी एक सप्ताह में कितने विषयों के प्रश्न उत्तरों को हल करके नहीं लाते हैं, ठीक है, ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनका जो है होमवर्क को नहीं करके ला रहे हैं। इसमें विधि क्या हो जाएगी, कौन सा तरीका हम यूज़ करेंगे कि जो विषयाध्यापक हैं वो विद्यार्थियों से विचार विमर्श कर यह जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। साधन क्या है कि रजिस्टर में इस चीज़ के लिए एक लिखित कार्य किया जाएगा। उसके बाद है समझ ना आने वाले प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श किया जाए, जिससे क्या होगा, जिन प्रश्नों को समझने में कठिनाई हो रही है उन्हें हल कराया जाएगा। और उसमें जो साधन है वो क्या है, शिक्षण विधियों को बदलकर समझाया जाए। थर्ड पॉइंट इसमें है कि छात्रों के अभिभावकों को शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहें। विधि हो जाएगी यहाँ पे अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए या व्यक्तिगत रूप से उन्हें पूछा जाए। और जो साधन इसमें है लिखित सूचना डायरी में स्कूल द्वारा यहाँ पर दी जाए। फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है प्रयत्न न करने वाले छात्रों को दंडित किया जाए ताकि वे प्रश्न उत्तर याद कर सके या फिर प्रश्न उत्तर वो हल कर सके। यहाँ पे कौन सा तरीका यूज करेंगे कि जो विषयाध्यापक है द्वारा यह कार्य कक्षा में ही पूर्ण किया जाए, ठीक है, जो भी उन्हें दंडित देने का कार्य है वो सिर्फ कक्षा में ही वो पूर्ण करेंगे। परिस्थिति देखकर कार्य को संपन्न करना, ठीक है, ये एक साधन है। नेक्स्ट है यहाँ पे परिकल्पना उपकल्पना संख्या 2 का क्रियान्वयन। तो 2 क्या था हमारा वो हम देख लेते हैं कि छात्रों को अनुभव कराना कि लिखित व मौखिक टेस्ट के कुछ अंक परीक्षाओं में जुड़ते हैं ताकि वे प्रश्न उत्तरों को हल कर सकें, ठीक है। तो इसमें भी टेबल बिल्कुल सेम बनेगी। तो इसमें फर्स्ट हम क्या लेंगे कि प्रश्न उत्तर की मात्रा सीमित व स्तरानुसार हो, ठीक है, विद्यार्थियों के विचार विमर्श इस बारे में किया जाएगा और इसका लिखित प्रारूप रखा जाएगा। सेकेंड इसमें है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक समय तालिका का निर्माण करना चाहिए ताकि पता चले कि कितने समय में जो है बच्चे जो है उत्तर दे पा रहे हैं। विषयाध्यापक द्वारा समय तालिका बनाई जाएगी, यहाँ पे समय तालिका का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। थर्ड इसमें है छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए, अंकों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए, ठीक है। कौन सा प्रश्न कितने अंकों का हो सकता है ये चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी। विधि क्या होगी, यहाँ पे सभी विषयाध्यापक प्रधानाचार्य से यहाँ पर राय लेंगे और यहाँ पे साधन जो यूज हो रहा है वो है राय लेने का। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है छात्रों को अंक प्रदान करने से पूर्व सभी सूचना यहाँ पर बताई जाए और विधि है यहाँ पर विषयाध्यापक स्वयं ही अपनी कक्षा में यह कार्य करेंगे और लिखित और मौखिक सूचना इसमें देनी आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दिए गए अंकों का विवरण रखा जाए ताकि कमजोर छात्रों की समस्या दूर की जा सके। विधि यहाँ पे है विषयाध्यापक अपनी कक्षा में इस प्रोसेस को करेंगे और फिर अंकों का जो वितरण है वो लिखित रूप में रखा जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है कि प्राप्त अंकों को परीक्षा फल में जोड़कर तैयार किया जाए ताकि परिमाण को सामूहिक रूप से सुनाया जाए। प्रधानाचार्य व सभी शिक्षक इस कार्य को करेंगे, परीक्षा फल तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम देना, ये यहाँ पर साधन है।
थर्ड जो हमारी परिकल्पना या उपकल्पना संख्या थर्ड है उसका क्रियान्वयन में इसमें फर्स्ट क्या पॉइंट है कि शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन कर प्रश्नों को समझाने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ मतलब चेंजेस लाने अपने मेथड में, जिस तरह से आप टीचिंग करते हो उसमें थोड़ा चेंजेस लाना और उस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश करना। विधि इसमें है सभी अध्यापकों से विचार करना। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे न्यू मेथड हो सकते हैं और नए तरीके यहाँ पे ढूंढना उसका एक साधन है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है शिक्षण कार्य के बीच बीच में उनके दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देते रहना ताकि कक्षा उबाऊ भी ना हो और बच्चों को अधिक से समझ में आए। इसमें है कि कक्षा को रुचिकर बनाने का प्रयास करना, कक्षा शिक्षण में बदलाव करना। ठीक है, और जो फोर्थ हमने पॉइंट लिया था क्रियान्वयन में, तो वो है उसका क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो है जिन विद्यार्थियों में सुधार लगे उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, सुधार वाले छात्रों की तारीफ करना या फिर आप उन्हें कोई प्राइज़ भी दे सकते हो, उन्हें किसी प्रकार से सम्मानित भी कर सकते हो और यहाँ पे प्रोत्साहित उन्हें करें, ये एक साधन है। सेकंड पॉइंट इसमें है उनकी अन्य रुचियों को बढ़ावा देना ताकि हर विद्यार्थियों के अंदर जो है एक आत्मविश्वास यानी उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनके अंदर जो है आए। ठीक है, बढ़े उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसमें जो विधि है वो है अन्य रुचियों को ढूंढना। ठीक है, उनके अंदर की बच्चों के अंदर की और कौन कौन सी उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको ढूंढना। साधन यहाँ पे है आत्मविश्वास को बढ़ाना। ओके, तो इसके बाद आता है हमारा निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पर जब भी हमारा निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची आता है तो जाहिर सी बात है हमारा असाइनमेंट जो है कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे निष्कर्ष, तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ विद्यालय से संबंधित समस्या, वैसे ही निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची ये दोनों की दोनों जो है मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको अगर कहीं पे साइंस लिखा होगा तो वहाँ पे आपको मैथ्स करना है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी और सारा प्रोसेस आपका सेम रहता है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।